Bacteria by Dr. Mukesh Kumar Bhardwaj. Dear students, today I will discuss a topic regarding bacteria. Antony von Leeuwenhoek in 1632 to 1723 was first to give an illustrated description of microorganisms. हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक अजीब दुनिया है जो हमें चारों तरफ से घिरी हुई है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जब काम कर रहे थे तो उन्होंने रेन ड्रॉप वाटर में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। तब इसका नाम बैक्टीरिया नहीं दिया गया। उन्होंने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा एनिमलक्यूल्स नाम दिया। उस समय तक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो किंगडम में बांटा गया था, एक था प्लांट किंगडम और दूसरा था एनिमल किंगडम। लेकिन ई हैकेल ने 1894 में एक तीसरा किंगडम प्रपोज किया जिसका नाम उन्होंने प्रोटिस्टा रखा। इस किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे सभी यूनिसेल्युलर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। इसके अलावा ऐसे मल्टीसेल्युलर फॉर्म्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया जिनमें टिश्यू डेवलपमेंट नहीं था या था तो ना के बराबर। इसके बाद जो प्रोटिस्ट थे उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एक थे लोअर प्रोटिस्ट और दूसरे थे हायर प्रोटिस्ट। लोअर प्रोटिस्ट में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनमें हम मुख्य रूप से बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखते हैं, और जो हायर प्रोटिस्ट हैं उनको हम उसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनमें हम प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई को रखते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरीके का है, एक है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकम्प्लीट होता है या कहिएगा प्रिमिटिव टाइप का होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेल डेवलप्ड होता है। आप कहें आपके साहब ये प्रिमिटिव और वेल डेवलप्ड का क्या मतलब है? तो प्रिमिटिव टाइप का मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ और सिर्फ क्रोमेटिन नेटवर्क के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा उसमें ना ही तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ना ही न्यूक्लियोलस होती है। लेकिन दूसरी ओर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि क्रोमेटिन नेटवर्क तो है ही, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म को घेरे रहती है और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन नेटवर्क रहता है। जो बैक्टीरिया है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं वो होता कैसा है, क्या लक्षण होते हैं उसके। तो अगर मैं सबसे पहले लक्षण की बात करूं तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि जो बैक्टीरिया हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखे जा सकते हैं। उन्हें आप नेकेड आईज के द्वारा नहीं देख सकते। और इसके अलावा जो दूसरा इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि ये लीस्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो लीस्ट टाइप का है और वो वेल डेवलप्ड कहिएगा या वेल डिफाइंड कहिएगा वो इस तरीके का नहीं होता। जो बैक्टीरिया होते हैं, जब अगर हम कहें कि जो डेवलपमेंट है वो प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ हुआ है तो बैक्टीरिया को हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के साथ रखते हैं और ये उन कुछ फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में माने जाते हैं जहां से लाइफ का स्टार्टिंग हुई है, लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है। बैक्टीरिया भोजन कैसे लेते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है कि साहब बैक्टीरिया अपना भोजन किस तरीके से प्राप्त करते हैं, जो चीज इतनी छोटी है उसमें सारी चीजें कैसे समाहित हैं। तो यहाँ पे हम अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं बैक्टीरिया की तो हेट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है।
एक होता है मोड ऑटोट्रोफिक, जो प्लांट्स में मिलता है, जो एल्गी में मिलता है, जो ब्रायोफाइट्स में मिलता है। और ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से, तो उनको तो हम ऑटोट्रोफिक कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन दूसरी ओर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रोफिक कैटेगरी में रखते हैं। अगर हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो दो तरीके का हो सकता है, एक होता है पैरासिटिक और दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक। अगर पैरासिटिक की बात करें तो इसका मतलब है कि जब बैक्टीरिया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, किसी लिविंग होस्ट पे रह के उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, तब हम इसको पैरासिटिक बैक्टीरिया कहेंगे। और यदि बैक्टीरिया अपना भोजन जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, गला सड़ा पदार्थ है, उससे अपना प्राप्त करता है तो उसे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके चारों तरफ इनकी सुरक्षा के लिए एक सेल वॉल होती है जो रिजिड होती है, जो स्ट्रेंथ जिसकी हाई होती है, और ये दो टाइप के पॉलीमर से बनी होती है। एक होती है इसमें एमिनो एसिड सब यूनिट और दूसरा होता है सैकराइड सब यूनिट। ये दोनों मिलके इसको सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। जो नेचर है बैक्टीरिया की वो प्रोकैरियोटिक है। इसका मतलब है ये प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है कि ऐसी सेल जिसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है, जिसे हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं और या हम उसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। न्यूक्लियोइड के अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ले सकते हैं, जिसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम ले सकते हैं, जिसमें हम गोल्गी बॉडी का नाम ले सकते हैं, ये सारी चीजें उनमें नहीं पाई जाती। लेकिन इसके साथ साथ जो राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया में, वो अधिक संख्या में मिलते हैं। अब यहां आपको अगर मैं राइबोसोम्स के बारे में बताऊं, वैसे मैं यहाँ डिटेल में राइबोसोम्स के बारे में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एक जनरल कैरेक्टर्स बता रहा हूं बैक्टीरिया के। तो राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, बैक्टीरिया इटसेल्फ एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और ये श्वेतवर्ग यूनिट होती है जो 70S हम कह रहे हैं कि इनका सेडिमेंटेशन किस स्पीड पे होता है, किस तरीके से होता है, उसके अनुसार इनको हम 70S और 80S में डिवाइड करते हैं। जो 80S टाइप के राइबोसोम्स हैं वो आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे और जो 70S टाइप का राइबोसोम है वो आपको जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें पाए जाते हैं। अब एक बात आती है, एक मन में आपके में क्वेश्चन आ सकता है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो बैक्टीरिया हैं वो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं या कहिएगा मल्टीप्लाई करते हैं। और जो बाइनरी फिजन टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, मेथड है, वो सबसे कॉमन मेथड होती है। इसमें जो बैक्टीरियल सेल है ये अपने आप को एलोंगेटेड करती है, लंबवत होती है, और बाद में इसके मिडिल में एक कंस्ट्रक्शन बनती है, खांच बनती है। ये खांच बाहर से भीतर की ओर बनती है और लगातार भीतर की ओर चलती चली जाती है। और जब ये दोनों खांच दोनों तरफ से जो इसके कहिएगा कि एनलार्जमेंट है या डीप पॉइंट्स हैं वो मिलते हैं, और उनके मिलने की वजह से एक जो मदर बैक्टीरियल सेल है वो दो डॉटर सेल्स में बढ़ जाती है। इसी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो भी इसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है, जिससे हाफ हाफ जेनेटिक मटेरियल दोनों डॉटर सेल्स में पहुंच जाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन यहां बैक्टीरिया में जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं मिलता। ट्रू सेक्सुअल का मतलब है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व हों। इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर, चाहे वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, चाहे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, इस तरीके का कोई डिफरेंशिएशन बैक्टीरियल सेल्स में नहीं पाया जाता। इसलिए कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। लेकिन जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, यानी जो जीन का रिकॉम्बिनेशन है, वो बैक्टीरियल सेल्स में मिलता है। और ये तीन तरीके से होता है। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन और तीसरा होता है कॉन्जुगेशन।
ये जो 3 मोड हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के, इन्हें मैं आगे अभी डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो आप ये समझ लीजिएगा कि अगर कोई पूछता है कि साहब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, तो आप एकदम मना करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो बैक्टीरिया हैं उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांसडक्शन है और तीसरा कॉन्जुगेशन है। ये 3 तरीके हैं जिनसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जब 2 डीएनए या 2 जेनेटिक मटेरियल जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो एक के प्रभाव से दूसरे का रूप बदल जाता है या दूसरे की नेचर बदल जाती है। ट्रांसडक्शन का मतलब है कि जब 2 बैक्टीरियल सेल्स के बीच जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान किसी वेक्टर के थ्रू होता है, तो ये प्रोसेस ट्रांसडक्शन कहलाती है। हम कहें कि जब कोई भी बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, तो उस इन्फेक्शन के बाद जो नई बैक्टीरियोफेज बनते हैं, पार्टिकल्स बनते हैं, वो अपने साथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा अपने साथ जोड़ते हैं, और जब वो नई सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तो अपने साथ लाए हुए जेनेटिक मटेरियल को दूसरी बैक्टीरियल सेल तक पहुंचा देते हैं। ये प्रोसेस ट्रांसडक्शन कहलाती है। जो कॉन्जुगेशन है, इसमें 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स के बैक्टीरिया, अलग अलग स्ट्रेन्स के बैक्टीरिया एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिन्हें हम एफ फैक्टर और इस आधार पे डिस्टिंग्विश करते हैं, और इनके बीच कनेक्शन होता है और एक ट्यूब बनती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है दोनों बैक्टीरियल सेल्स के बीच, जिसे हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान एक सेल से जेनेटिक मटेरियल दूसरी सेल में पहुंचता है, जिसे हम कॉन्जुगेशन के नाम से करते हैं। इसके अलावा जो फ्लैजिला है वो मोटाइल हो सकते हैं, उनमें मोटिलिटी पाई जा सकती है, लेकिन जो कॉक्साई होते हैं, जो स्फेरिकल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनमें जो फ्लैजिला हैं वो एब्सेंट होते हैं और उनमें किसी तरीके का कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता। तो मेन बात मेरी बताने की यहाँ थी कि जो बैक्टीरिया हैं वो मूव कर सकते हैं, और ये जो मूवमेंट होता है फ्लैजिला के थ्रू होता है। अब बात आती है कि जो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो पाया कहाँ कहाँ जाता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो आप ये समझ लीजिए कि जहां लाइफ संभव है, ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं। जो चीज सब जगह प्रेजेंट होती है उसे ओमनी प्रेजेंट या कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। इसका मतलब है ये ऑल नेचुरल हैबिटेट जहां लाइफ पॉसिबल है, ये वहां पाए जाते हैं। और इनका एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन ये देखिएगा कि ये हॉट स्प्रिंग, आप समझ रहे हैं, पानी के जलधारा, ये जो है पानी के, उनमें तो पाए जाते हैं जहां फ्रीजिंग आइस होती है, जहां फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर होता है, ये वहां भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनकी पीएच रेंज के 0 से लेके 11 पीएच तक ये मिल सकते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये हर प्रकार की कंडीशंस के लिए किस प्रकार से अपने आप को एक्लेमेटाइज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात है, तो एक शब्द आप याद रखिएगा कि कॉस्मोपॉलिटन है, और ये सभी नेचुरल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जहां लाइफ पॉसिबल है कि वहां पाए जाते हैं। अब अगर साइज की बात आए, जैसे नाम ही आपको समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कह रहे हैं, तो बहुत छोटे होते हैं, और इनकी जो साइज रेंज है, अगर हम डायमीटर की बात करें तो 0.5 से 2 माइक्रोन तक होती है। लेकिन जो लार्जेस्ट सल्फर बैक्टीरिया है, थायोफाइसा वॉल्यूटेंस, वो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है, और 15 म्यू माइक्रोन तक उसका साइज होता है। जो आगे की स्लाइड आ रही है उसमें मैं आपको अभी और वो साइज के बारे में बता रहा था। अब जो बैक्टीरिया की शेप के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। जो शेप है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका टॉपिक पॉइंट है।
बैक्टीरिया जो होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं। इसका मतलब है कि वो वेरिएबल शेप्स में मिलते हैं। ये रॉड शेप हो सकते हैं, ये स्फेरिकल टाइप के हो सकते हैं, ये कॉमा शेप हो सकते हैं, ये फिलामेंटस हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं। अगर मैं एक एक शेप आपको बताता हुआ चलूं तो आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा, बड़ा अच्छा भी लगेगा। सबसे पहले एक बेसिलस फॉर्म होती है जिसे हम रॉड शेप बैक्टीरिया कहते हैं। बेसिलस जो बैक्टीरिया हैं ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल हैं तो फ्लैजिला पाए जाएंगे। फ्लैजिला एक एंड पे हो सकता है, फ्लैजिला दोनों एंड पे हो सकते हैं, फ्लैजिला पूरी बॉडी पे हो सकते हैं, पूरी पेरिफेरी पर हो सकते हैं। और बेसिलस नॉन मोटाइल भी होंगे। अगर नॉन मोटाइल की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनमें फ्लैजिला नहीं पाए जा रहे। अगर बेसिलस की साइज की हम बात करें तो 1.5 म्यू माइक्रोन से लेके, ये लेंथ की रेंज में बता रहा हूं, 1.5 म्यू माइक्रोन और 0.5 म्यू माइक्रोन डायमीटर तक होते हैं। इनको जो बेसिलस बैक्टीरिया हैं दो ग्रुप्स में हम बांटते हैं। एक है डिप्लोबेसिलस और दूसरा है स्ट्रेप्टोबेसिलस। जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, डिप्लो माने डबल, बेसिलस। इसका मतलब है कि जब रॉड शेप बैक्टीरिया यानी जो बेसिलस बैक्टीरिया है जब वो पेयर में पाए जाते हैं तो उन्हें हम डिप्लोबेसिलस कहते हैं। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, जो डिप्थीरिया होता है उसका जो बैक्टीरिया है वो डिप्लोबेसिलस है, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी। इसके अलावा जो दूसरा नाम मैंने बताया, जो दूसरा ग्रुप है वो स्ट्रेप्टोबेसिलस है। स्ट्रेप्टो का मतलब है चेन। जब ये रॉड शेप बैक्टीरिया एक दूसरे से मिलकर चेन की फॉर्म बनाते हैं, चेन का रूप ले लेते हैं, तो हम इन्हें स्ट्रेप्टोबेसिलस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बेसिलस ट्यूबरोक्लोसिस, जिससे कि टीबी होती है। अब जो दूसरा ग्रुप है, जो दूसरी शेप है, वो है कॉकस। ऐसे बैक्टीरिया जो गोलाकार होते हैं, जो स्फेरिकल होते हैं, उन्हें हम कॉक्साई कहते हैं। इसका एक फीचर होता है कि किसी भी कॉक्साई में फ्लैजिला नहीं पाए जाते। इसका मतलब है कि जो कॉक्साई बैक्टीरिया हैं, जो कॉकस बैक्टीरिया है, वो नॉन मोटाइल होंगे। इनके साइज की अगर बात करें, इनके डायमीटर की रेंज की अगर हम बात करें, तो इनका साइज 0.5 से 2.25 म्यू माइक्रोन तक होता है। तो एक चीज आ गई, हमने शेप की जैसे बात करी कि एक तो बेसिलस टाइप होते हैं, इसमें दो कैटेगरीज आप देखेंगे, डिप्लोबेसिलस और स्ट्रेप्टोबेसिलस। डिप्लोबेसिलस का मतलब है कि जब पेयर में बैक्टीरिया हो, दो बेसिलस सेल पेयर में लगी हुई हो, और स्ट्रेप्टोबेसिलस का मतलब है कि जब वो चेन में प्रेजेंट हो। इसके अलावा जो अगला शेप है, आगे की स्लाइड में भी आप देखेंगे, वो है जो कॉकस बैक्टीरिया है उसको हम अलग अलग तरीके से बांटते हैं और 6 ग्रुप्स में बांटते हैं। एक है माइक्रोकॉक्साई। माइक्रोकॉक्साई का मतलब होता है कि जब सिंगल स्फेरिकल सेल हो, यानी सिंगल स्फेरिकल बैक्टीरियल सेल, तो हम उसे माइक्रोकॉक्साई कहते हैं। समझ में आ रहा है ना कि उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोकॉक्साई। जब तो जो दूसरा ग्रुप है वो है डिप्लोकॉक्साई का। और डिप्लोकॉक्साई का मतलब है कि जब जो स्फेरिकल सेल है वो पेयर्स में पाई जाए, यानी दो स्फेरिकल सेल एक साथ पाई जाए, तो हम उसको डिप्लोकॉक्साई कहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है डिप्लोकॉकस न्यूमोनी। जो माइक्रोकॉक्साई है उसका एग्जाम्पल है माइक्रोकॉकस कैरियोफाइलस। अब एक अगला कॉकस वो है जिसे हम कहते हैं टेट्राकॉक्साई। जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, टेट्रा मीन्स 4। तो इसका मतलब है कि जब 4 स्फेरिकल सेल्स मिलकर ग्रुप बनाती हैं तो हम उसे टेट्राकॉक्साई कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है निजेरिया। अब अगला जो इसका शेप का वो है स्ट्रेप्टोकॉक्साई। स्ट्रेप्टोकॉक्साई है जो स्फेरिकल सेल्स हैं वो एक चेन बनाती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती हैं और वो पूरा एक चेन बना लेती हैं, तब हम इस शेप को कहते हैं स्ट्रेप्टोकॉक्साई। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस। अब एक नेक्स्ट शेप है स्टेफाइलोकॉक्साई। स्टेफाइलोकॉक्साई का मतलब है कि जो स्फेरिकल सेल्स हैं ग्रुप में तो होती हैं। अब जैसे हमने टेट्राकॉक्साई भी नाम लिया, हमने डिप्लोकॉक्साई भी लिया, हमने माइक्रोकॉक्साई भी लिया, ये सारी एक रेगुलर फॉर्म है। लेकिन स्टेफाइलोकॉक्साई का मतलब होता है कि जब
स्फेरिकल बैक्टीरिया बहुत सारे मिलें और एक इर्रेगुलर ग्रुप बनाएं। जब एक इर्रेगुलर शेप बना लें तो हम उसको स्टेफिलोकोक्साई कहते हैं। इसका एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस एल्बस, सार्किनी। जो सेल्स हैं वो क्यूबॉइड अरेंजमेंट में होती है। सार्सिनी जो सेल्स हैं वो क्यूबॉइडियल अरेंजमेंट में होती है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, तब हम इसको कहते हैं सार्सिनी टाइप का बैक्टीरिया कहते हैं या शेप कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट है हेलिकल या स्पाइरल। ये स्पाइरल जैसे कहिएगा कि स्प्रिंग होती है, इस तरीके से घुमावदार अगर कोई बैक्टीरिया है तो स्पाइरल रॉड की तरह है, अगर इलोंगेटेड है तो उसे हम हेलिकल शेप का नाम देते हैं या हेलिकल शेप कहते हैं। इसका जो साइज होता है वो 1.5 म्यू माइक्रोन से लेके 15 म्यू माइक्रोन तक होता है। जो डायमीटर है वो 1.5 माइक्रोमीटर तक है या म्यू माइक्रोन है, और जो इसकी लेंथ है वो 15 म्यू माइक्रोन तक हो सकती है। हेलिकल या स्पाइरल जो बैक्टीरिया होता है उनमें फ्लैजिला पाया जाता है। अब ये फ्लैजिला उसके एक एंड पे हो सकता है या ये दोनों पोल पे हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस। शेप्स के अलावा जो बैक्टीरिया है उनकी कुछ स्पेशल शेप्स भी होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से विब्रियो, फिलामेंटस और प्लियोमॉर्फिक। जो विब्रियो टाइप के शेप है वो कोमा शेप, स्लाइटली कर्व्ड शेप होती है ना, तो उसको हम कोमा बैक्टीरिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरी, जिससे कि हैजा होता है। जो फिलामेंटस एग्जाम्पल है, फिलामेंटस एक तरीके से फिलामेंटस शेप में होगा, बेगियाटोआ और थायोथ्रिक्स। और प्लीमॉर्फिक, इसका मतलब है, प्लीमॉर्फिक का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी शेप को चेंजिंग करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी अगर वो पहले किसी और शेप में है फिर किसी और शेप में हो जाएं और अपनी लगातार शेप को चेंज करते रहें, तो प्लीमॉर्फिक टाइप के बैक्टीरिया हम इन्हें कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर। तो ये मैंने एक जनरल जो डिस्क्रिप्शन था बैक्टीरिया का वो आप लोगों को दिया है। मैं समझता हूं, मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों की समझ में आया होगा। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आपको आती है, कोई सवाल आपके मन में उठता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके पास हूं। और जो मैंने बताया है इसको थोड़ा सा आप डिटेल में भी पढ़िएगा। बाकी तो मैंने जो इसकी जनरल फीचर्स हैं, जो जनरल शेप है, वो आपके सामने रखी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में भी आया होगा। आप सभी के लिए गुड लक, थैंक यू।